अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शादो आबाद रहे। आज के जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका जितना तारुफ़ किया जाए उतना कम है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं। आप नाता फाउंडेशन के बानी भी हैं, फाउंडर भी हैं। उसके साथ साथ एक नाता फाउंडेशन का एक और प्रोजेक्ट भी है आपका, शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर, और उनकी लाइफ बड़ी मज़ेदार रही है। आपका शोबिस में भी ताल्लुक़ रहा है, बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, बात करने में भी मज़ा आएगा। द वन एंड ओनली रमज़ान नाथा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम एहसान शुक्र। सर मैं आपसे वही टिपिकल सवाल पूछूंगा जो हर बाज़ काफ़ी लोगों ने पूछा होगा आपसे। कैसे स्टार्ट लिया सोशल ज़िंदगी का? कैसे मतलब आपने फाउंडेशन कायम की, क्या ख्याल आया, क्या मतलब किसी को आइडियल बनाया? एक्चुअली फैमिली के थ्रू जो है ना, मेरे वालिद साहब 79 में जैसे काउंसलर रहे और मैं उस टाइम पे 10 साल का था, तो उनको देखते रहे फॉलो, क्योंकि सबसे पहली जो आमाजगाह होती है माँ की गोद होती है और अपने पेरेंट्स ही जो होते हैं जो कुछ, तो वहाँ से हमें जो है ना वो सोशल वर्किंग समझे घुट्टी में हमें वहाँ से मिली। तो ये सिलसिला चलता रहा हमारा, और हमारे वालिद साहब करते थे और इसी तरह भाई मरहूम हमारे होते थे असलम नाथा, तो वो ऐसे रहे। वो दो टाइम पे काउंसलर भी रहे, आज़ाद 1983 और 87 के अंदर, और उनके भी यही था कि स्टूडेंट्स की फ़ीस भरना और राशन लोगों को प्रोवाइड करना और बहुत सारी चीज़ें थी, इलाज करवाना और ऐसे। तो ये हमें समझे वहाँ फैमिली से ही हुआ। और ये कोविड आने के वक्त जो है वो जो स्टूडेंट्स जिनकी हम फीस भरते थे वो अच्छी की सीट्स पे आ गए, और उन्होंने ही हमसे कहा कि आप जो है एक एनजीओ रजिस्टर्ड करो और आप खिदमत करो। अच्छा। तो वहाँ से जो है मेरा मतलब सिलसिला प्रॉपरली जो है शुरू हुआ, और 6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह नाथा फाउंडेशन को काम करते हुए। अच्छा, कंटिन्यू बोलते हैं। और साथ साथ जो है हमारा सिलसिला ऐसे कि इन 6 सालों में कराची में हमारा एक प्रोजेक्ट शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर हेल्थ के हवाले से, तो वहाँ 5,500 सर्जरी चैरिटी की हो गई, आँखों के मोतिये की और मुख्तलिफ अमराज की। और इससे हट के जो है सेवन शरीफ में हमने एक ब्रांच बनाई, उससे भी 4 साल हो रहे हैं, और वहाँ भी शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर में 3,500 सर्जरी हो गई। वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, और ख़ास बात आँखों के हवाले से ऐसा है कि वो आँखों का नूर बहाल हो जाता है तो वो फिर रोज़गार की तरफ भी आ जाता है बंदा जो है, जो इस काम का भी हो, चाहे खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो औरतें हैं रलियों बनाती हैं अंदरूनी सिंध में, और दूसरे हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं, तो वो वापस यूज़ टू हो जाते हैं। इसमें कोई मतलब मुश्किल पेश आई किसी जर्नी में, क्योंकि आप जो इंटीरियर सिंध है उसमें भी काम कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली वहाँ असल में ना खुद कोई काम करना है ना किसी को काम करने देना है। ये आपको हर जगह पूरे पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले तक में ये बात आपको मिलेगी। तो मैं एक पैसिफिक किसी के ऊपर तो ये बात नहीं कह रहा हूँ। और मुझे जो है सैलाब में जो आया अभी, तो उसके अंदर मुझे सिंध में काम करने, क्योंकि मैंने इस तरफ जो है मंछर झील की तरफ और ये हमल झील की तरफ जो किनशा की करीब है, तो मैं 387 गाँव के अंदर तकरीबन मैं काम करता रहा। लेकिन हुकूमती सतह पे ना मुझे कश्तियाँ दी गई, कोई मैंने 7.5 करोड़ रुपए का सामान, राशन, अद्वियात और ये हमने वहाँ तकरीबन दी होंगी। मैंने खाली फेयर जो है ना वो कश्तियाँ और ये वहाँ खड़ी रहती थी, जो पॉलिटिकल असर रसूख थे या बैरोक्रेसी थी, तो वो पेट्रोल बेच रही है, लेकिन लोगों को रेस्क्यू और ये करने में फुकदान मुझे नज़र आया। वहाँ मुझे बहुत रेजिस्ट मिली, लेकिन अल्लाह ताला की मदद होती है, और फिर कहते हैं ना कि अच्छी रूहों के साथ अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो इसी तरह मेरा कारवां बनता चला गया, लोग मिलते चले गए, और मैं काम कैसे 47 डेज मैंने उस सैलाब के अंदर काम किया मुझे नहीं पता चला। और ख़ास मुझे ये इसमें थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं, ये जैसे फिजिबल हम कर रहे होते हैं करंटली, ये 2 साल से बड़े मसले आ रहे हैं। लेंस हुए जैसे आंखों में जो इम्प्लांट होते हैं, जो दूसरा सर्जरी के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग और वो बड़ा हमें जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। आज आपके रेट्स कुछ हैं, आप प्लान करोगे, आप बोलोगे कि जी मुझे 1000 सर्जरी प्लान करनी है, तो उसका
तो पता चलता है 2 दिन के बाद जो है उसके रेट चेंज हो गए, तो वो सारा किया धरा जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता वो ना बैलेंस आउट हो जाता है और फिजिबिलिटी ही आपकी पूरी रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, आप जो हेल्थ केयर सेंटर है, शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर, वो 7 में मौजूद है। जी जी। उसमें बहुत काम चल रहा है, इस बात का मैं भी गवाह हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो आपको 7 से कुछ ज़्यादा लगाव है, कैसे हुआ ये लगाव? वहाँ पे भी आप ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं? असल वो सारी वहाँ बुजुर्गाने दीन की जो है ना उस निस्बत ही का वास्ता है, और हमने वो घर जो है हमारे वालिदैन से देखा है। मतलब हमने जब होश संभाला है तो हम वहाँ जाते रहे हैं, और एक सिंध से, और मेरे वालिद साहब का एक कंट्रीब्यूशन जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो उसके अंदर भी आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उन्होंने काम किया है, और उनकी तरफ से उनके पास गिफ्ट जो मिले तो वो भी रहा। ये साईं GM सैयद होते थे, और मतलब इस तरह एक अच्छा खासा उनका एक सर्कल था। तो सिंध और बलोचिस्तान में खासकर जो है ना हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक पेरेंट्स के हवाले से ऐसे रहा है। तो वो हमारे ताल्लुक आज भी हैं उन्हीं फैमिलीज से, उन्हीं से ही सारे ताल्लुक हैं, और इसीलिए ग्रास रूट के ऊपर रहते हैं। और एक्चुअली हमारी फैमिलीज भी जो थी वो ऐसे ही कि यहाँ हम आज भी, आप जैसे अब बात शुरू हुई तो हम मतलब समझें कि हमारे घर में टीन की चादरें थी, हमने भूखो अफलास भी देखा, लाइट नहीं थी, इवन वॉशरूम के दरवाज़ा नहीं होता था, वो बोरी की टाट लगती थी। मैं ये तकरीबन 73-74 की बात कर रहा हूँ, लाइट भी नहीं आई थी। लसबेला के इलाके के अंदर नदी किनारे के पास हम रहते थे, और ये स्ट्रगल हमारी पूरी फैमिली का, हमारे भाइयों का ऐसे रहा, और इसीलिए हमारे अंदर आज भी वो एहसास है। और माशाल्लाह मेरी 3 साहबजादियाँ हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर हो चुकी हैं, कंसल्टेंट हो रही हैं, एक NIC VD में है, और एक माशाल्लाह जो है डाओ के अंदर है। तो मैं पीछे प्रोजेक्ट भी यही कर रहा हूँ कि मैं चला भी जाऊँ तो ये मेरी NGO का काम जो है पीछे मैं डिलीवर करके जाऊँ। तो वो मेरी टीम है, वो मेरे स्टूडेंट बच्चे हैं जिनकी हमने फ़ीसें भरी, जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर के ऊपर उभरे हुए हैं, की सीट्स के ऊपर हैं। तो ये कारवां मेरे जाने के बाद भी मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये मेरा मिशन जो है, ये जो बाग मैंने लगाया है, वो इंशाल्लाह उसके सम्राट जो हैं इस पाकिस्तानी कौम को मिले इंशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने एजुकेशन कितनी हासिल की? मैंने जो है ग्रेजुएशन करी, और मैं आगा खान स्कूल से जो है मैंने तालीम हासिल करी, और मैंने जो है ये समझें BA जो है हमने यहाँ नेशनल कॉलेज से, इंटर भी मैंने वहीं से किया, और ये भी वहीं से कराची से। तो आप कैसे स्टूडेंट थे? क्या पढ़ाई में दिल लगता था? मैं 6ठी क्लास तक अपने माँ बाप के लाड प्यार से जो है ना, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अच्छा मेरी हाजिरियाँ नहीं होती थी, स्कूल का टाइम होता था तो मेरे पेट में खामखा का दर्द हो जाता था और मुझे स्कूल नहीं जाना होता था। लेकिन 6th क्लास में था तो मेरे पेरेंट्स का मतलब 52 दिन में हमारे घर में 3 मैयतें हो गई, तो जो है माँ बाप चले गए मेरे, और बस मेरी लाइफ का वहाँ से टर्निंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह जो है आया, और फिर मेरे रैंक्स होते थे 1st 2nd से कम जो है मैं अपने क्लास में नहीं था, और मैट्रिक में मैं हेड प्रीफेक्ट हो गया, और मेरे सोशल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स की मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ गई माशाल्लाह। तो मैं जो है मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आ गया। अच्छा, तो मतलब आपके अंदर एक एथलीट भी पाया जाता है? बिल्कुल, मैंने क्रिकेट खेली है, और 87 में मैं पाकिस्तान रेलवे से भी मैंने खेला है माशाल्लाह। लियाकत सर हमारे कोच होते थे क्रिकेट के अंदर, इस तरह भी हमारा बिल्कुल रहा सिलसिला। अच्छा, तो आज के एजुकेशन में आप कितना फ़र्क देख रहे हैं? क्या तरक्की हुई है या पहले सही थे हमारा एजुकेशन, या और बर्बाद हो गया एजुकेशन निज़ाम? मेरे ख्याल से जो है ना, वो पहले के जो टीचर्स थे उनकी बात कुछ और थी, और इतना जिद्दत नहीं था। जैसे अभी हम स्टडी करते थे उस टाइम पे, तो हमने जाके पथारों पे, और पुरानी लाइब्रेरीज होती थी, और वहाँ से हम अपने नोट्स तैयार करते थे, वहाँ से किताबें लाते थे, और जाके आज हमारे बच्चों को बहुत कन्वीनियंट हो गया है, वो फौरी तौर के ऊपर अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर सब चीज़ देख लेते हैं, और उनको बहुत इजी हो गया। और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में जो है ना, तकरीबन जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई ये 24 चल रहा है 2024, तो ये 24 सालों के अंदर है ना, हमारा हेल्थ का इशू, हमारा एजुकेशन, हमारे यहाँ की रोज़गार मौके, हमारे यहाँ का टैलेंट सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है।
क्योंकि हमारी कोई एक पैसिफिक पॉलिसी नहीं है जी। ये पॉलिटिकल क्रैकडाउन्स की वजह से जो हमातमी का सिलसिला है उससे जो है नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इवन आपका फर्क आ गया। मैं 2001 में नाजिम था जी। तो उस वक्त भाई रोड बनता था तो पहले उससे पूरा उखेड़ा जाता था, फिर उसके अंदर वो रोड़ी डलती थी, फिर प्रॉपर उसके अंदर मोरम मट्टी डलती थी, रूलर चलते थे, पानी के छिड़काव होते थे, फिर एक सतह उसके ऊपर चढ़ती थी डामर की, फिर दूसरी चढ़ती थी, और हम बाकायदा फुट्टे से वो बिल्कुल उनके साथ जो होता था हम उसका ऐसे चेक करते थे कि ये 6 सेंटी जो है उसने इसमें डाला है, उसने डामर डाला है ठेकेदार ने या नहीं डाला है। तो इस तरह वो रोड बनते थे और वो पायदार 15-15, 20-20 साल वो रोड चलते थे ना उसको बारिश से कोई नुकसान होता, कोई इफेक्ट नहीं था। और उस वक्त सिविल इंजीनियर्स थे वहाँ सिटी गवर्नमेंट के नियामतुल्लाह साहब के टाइम के ऊपर, और नियामतुल्लाह साहब एक ऑनेस्ट शख्स थे, तो वो जो है ना काम होने के अंदर बहुत ज़बरदस्त, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ और उसको फिर मुस्तफ़ा कमाल ने भी आगे लीड किया। लेकिन एकदम जो है पॉलिटिकल अफरा तफरी ने जो है ना ये सारा चीज़, आज रोड बनता है, लकीरें मारते हैं, ऊपर डामर चढ़ाते हैं, बारिश है या गटर ही भर जाते हैं और गटर की लाइनें वही पठान डाल रहे हैं, कोई सिविलियन इंजीनियर नहीं है, लाखों रुपए के आप पाइप्स डाल देते हो, उसका लेवल ही सही नहीं है, लोकल लेबर बना रही है, कोई इंजीनियर नहीं, कोई नहीं। जी, हकीकत है। अच्छा, तो आपने बताया कि आप यूसी नाजिम भी रह चुके हैं, तो सियासत से कैसे ताल्लुक हुआ? वो मेरी फैमिली से था। 79 के अंदर मेरा वालिद जैसे आज़ाद काउंसलर रहे। अच्छा, सियासत भी विरासत में मिली? विरासत में फैमिली के ही उसी से आया, और बस ये एक सियासत तो नहीं कह सकते, ये है बेसिकली खिदमत का शोबा है जिसमें लोगों के लिए खड़ा रहना पड़ता है, आपको परफॉर्म करना होता है। तो इसी तरह मेरे भाई का इंतकाल हो गया तो मुझे लोगों ने कहा कि आप आएँ, और फिर हमने मुशर्रफ के दौर में बल्दियात हुए, तो हम ज़्यादातर जो है बल्दियात ही तक के लिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उसमें आदमी आज़ाद रहता है। ये फिर उसके बाद अगर आप कौमी सूबाई और उस तरफ जाओ तो आपको पार्टी जो है, और मुझे तो कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो समझ में नहीं आती, तो इस तरह हम परफॉर्म करते रहे। अच्छा, तो आपका शायरी से भी बड़ा ताल्लुक है? हाँ, मेरा किताबें पढ़ने का शौक। आप अफसाने भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, मैं आपके देखता रहता हूँ, कैसे ताल्लुक हुआ शायरी से? ये एक्चुअली इंस्पिरेशन है, जब इंसान की जो रूह का ताल्लुक है तो उसकी भी कुछ गिज़ा है, जैसे कहते हैं ना मौसीकी रूह की गिज़ा है, तो ऐसे ये समझे एक गिज़ा है और ये एक निस्बत का ताल्लुक है। अचानक कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी बात किसी को डिलीवर कर देना, तो मेरी यूजुअली जो है वो बात यही होती है। कोट्स सूफीज़म की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान है, तो हमारे पास ज़्यादा शाह शम्स तबरेज़ की बात और मौलाना रूम की बातें और अल्लामा इकबाल की शायरी हुई, तो इस तरह वो हमारे साथ उसका ताल्लुक रहता है। अच्छा, सूफियाना शायर आपको पसंद? जी जी बिल्कुल। कोई एक शेर अगर आपको याद हो तो सुना दें हमें। मैं इकबाल का शेर हमेशा कोट करता हूँ और वो मेरे लिए जो है ना वो बहुत कीमती है, मेरा इंस्पिरेशन है अगर मैं आपसे कहूँ तो। जी। माना के हैं तेरे माथों पे सजदों के निशान। वाह वाह, क्या बात है जी। माना के हैं तेरे माथों पे सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा कर जो ज़मीं पे निशान छोड़ जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे सजदे बड़े कीमती हैं, और वो खास करबला से जाके मिलते हैं वो सजदे जो निशान रह जाते हैं, जो आज भी कलमे की बका रह जाती है। जी जी, इस्लाम दोबारा जिंदा हो जाता है। अच्छा, आपने जैसे करबला का जिक्र किया, हम देख रहे हैं दिन ब दिन हर साल जैसे साल आते जा रहे हैं तो फ़िरकावारियत बढ़ती जा रही है, तो इसका कोई निचोड़, कोई आप कुछ बताएंगे हमें, कैसे हल निकाल सकता है, इसका निकल सकता है? एक्चुअली अगर मैं कहूँ आपके चैनल के तवज्जुद से कि हमारे यहाँ जितने भी मज़ाहिब हैं, सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैनुल मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ सारों का अगर हम निचोड़ निकालें तो वो हमें देते हैं इंसानियत। तमाम मज़ाहिब हमें किस तरह रहना है जी। और अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि मुझे अल्लाह ताला ने अगर मुसलमान के घर में भेजा है जी, जिन अकायद में मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं उसी को ही फॉलो करूंगा। मैं खुद तो नहीं आया हूँ, मेरे माँ बाप कौन बनेंगे या मेरे माँ बाप को नहीं पता है कि औलाद थी, तो अल्लाह ताला की रज़ा है। ऐसे ही हिंदू के घर में भी अल्लाह ताला भेज रहा है, क्रिश्चियन के घर में भी अल्लाह ताला भेज रहा है,
शिया के घर में भी भेज रहा है, सुन्नी के घर में भी भेज रहा है। तो हमें उसी तरीके से, बात यह कि हमें सारे मज़ाहिब का जो है वो एहतराम करना चाहिए। जो जहां लगा हुआ है उसको बोलो कि आप सही लगे हो। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को राइट, हम अपनी किसी और पे थोपने की करते हैं कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है। हम जैसे नाजिम भी थे तो जैसे फैसले के लिए आते थे लोग, तो हमें ये कैलकुलेट होता था कि 2 लोगों का राजीनामा कराना है, जो भी आएगा वो अपनी जो सुनाएगा उसमें वो मजलूम होगा और सामने वाला जालिम होगा। तो मज़ाहिब का भी इसी तरीके से ही सिलसिला है। तो वो हमें सिर्फ रियलाइज के हकूक हैं सबके, अल्लाह ने इसको बनाया है, और इंसानियत का अगर स्लोगन आ जाए सबके अंदर, अगर यही आ जाए और सॉफ्टनेस आ जाए, कोई भी अगर मजहब पे है, कोई भी उलमा इकराम है, या सॉफ्टनेस है, सॉफ्ट मैसेज दे रहे हैं और बगैर दूसरे को क्रिटिसाइज करके दे रहे हैं मैसेज, देन आप सही हो। और आज का लोग जो है, या आज की अब आने वाली जो नस्ल है, वो इस वक्त बहुत ज़हनी तौर के ऊपर इन चीज़ों से मुनरिफ हो गई है। अभी हाल ही में जो पंजाब सूबे में जो क्रिश्चियनिटी पे जो ये हुआ है, उससे भी काफ़ी जो आने वाली जनरेशन है वो दूर भाग रही है, गुमराह हो रही है इस बिल्कुल यही बात है। और ये तो समझे आलमी साजिश के हिस्से होते हैं। इस तरीके की जनूनियत शो करना कि देखें पाकिस्तान में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, दूसरे जो अक़लियती हैं जिसे हम कहते हैं तो उसका नहीं है। फिर हमारी पाक फौज के लिए कब से ऐसे मसाइल चल रहे हैं, माइनस पब्लिसिटी हो रही है। चलो कुछ होगा, उसमें ख़राब भी होंगी बातें, लेकिन आप आज जो अमन है या आज भी पाकिस्तान का वजूद कायम और दायम है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा इसके अंदर किरदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत है, लेकिन उसमें भी अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। नहीं, हकीकत है। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी इस वक्त तो जो 6 साल से हैं वो मेरे सिर्फ खिदमत, लोगों की भलाई के लिए बस भागना दौड़ना, ये मेरी जो है ना हॉबी है। और मैं अभी रिसेंटली, अभी लास्ट 2 दिन पहले जैसे, तो वो ही मौलाना रूम वाली बात कि कोई भी चीज़ की ज्यादती जो है वो जहर है। कोई मौलाना रूम से पूछे कि जहर क्या है, तो किसी चीज़ की भी ज्यादती जो है ना, तो ज़्यादा अगर पैसा है तो वो भी जहर है जी। और आपके पास आप वक्त अगर गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आपके लिए, तो आप उसको पॉजिटिव किसी इंसान के फला, क्योंकि मैं लग्जरी लाइफ भी मैंने देखी और शोबिज़ की लाइफ एक गिमिक वाली लाइफ होती है, और मैंने वो टीन एज के अंदर जैसे देखी, तो सारी चीज़ें देखने के बाद कि मेरा वापसी का सफ़र है। मैं यहाँ जो है ट्रैवल करने के लिए आया हुआ हूँ, और मेरी ट्रैवलिंग सक्सेसफुल होगी, मेरा बैगेज जो कम होगा तो मेरी ट्रैवलिंग सक्सेसफुल होगी, और मुझे यहाँ से जाते हुए जो इस पूरे जहान का, सब जहानों का मालिक है, उसे राजी करना है, और वो राजी होता है मखलूक खुदा। मखलूक खुदा, हाँ, हकूकुल इबाद, इंसानों के हकूक के साथ साथ मखलूक खुदा, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, दरख्त हैं, जो जानदार चीजें हैं, आपको सारी जगह के ऊपर, क्या आपने उस पौधे को पानी ही दे दिया, या वो जो रखते हैं चिड़ियों के लिए पानी रख दिया, बाजरा डाल दिया जी। और ख़ास बात आपके चैनल के तवज्जुह से कि हम जैसे नफिल पढ़ने के लिए किसी बात के लिए, तो हम जाके करेंगे, कोई ख्याल नहीं आ जाए, पता नहीं कबूल हो ना हो, कि कोई वो थोड़ा सा अंदर डाउट क्रिएट हो जाए, लेकिन हमें किसी को पानी पिलाने के ऊपर जो अल्लाह ने अजर रख दिया है, किसी को खिलाने के ऊपर अजर रख दिया है, तो मैं इस वक्त मेरी हॉबी जो है ना खिलाने पिलाने की। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपकी रूटीन कैसी है? वैसे कराची वालों की रूटीन बड़ी ख़राब रहती है। मेरी रूटीन ख़राब भी है, कभी कभी मैं ज़्यादा सोता भी हूँ, रेस्ट भी चाहिए होता है, और कभी जो है बहुत सारे काम होते हैं, तो बस फिर मेरी रूटीन 2 घंटे 3 घंटे की नींद भी है, भागना पड़ता है, 30-30 घंटे जागना भी पड़ जाता है, तो ये मतलब इसी तरीके से मेरा रूटीन है। और जो अभी जनरेशन है उनकी रूटीन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि कराची वालों की वैसे ही रूटीन ख़राब चलती है, स्टूडेंट ही क्यों ना हो, रात भर जाग रहे हैं। हाँ, यहाँ कैसी होनी चाहिए रूटीन? नहीं, ये जैसे हम दूसरे ममालिक में जैसे हम देखते हैं और तरक्की याफ्ता मुल्कों में देखते हैं, और हमें सुन्नत के तौर के ऊपर भी अगर हम देखें तो हमारा रोल मॉडल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमें वहाँ जो है फॉलो करना चाहिए, तो हमारे लिए तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ तो आपकी मार्केट्स भी देर से खुलती हैं कराची की, और इवन आप पंजाब चले जाओ तो आपको डायनामिक कुछ थोड़ा सा वहाँ चेंज दिखेगा,
कराची से आप बाहर निकलो, आप सिंध के बाराड़ी के इलाके में चले जाओ तो सुबह आपको सवेरे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमें होना तो उठना जल्दी चाहिए है, उठना और खाना पीना भी जो है ना जल्दी ऐसे चाहिए, अपने टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि जो कुदरती चीज़ें हैं उनसे हमें मतलब चेंज नहीं करना चाहिए, जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जो हमारे दीन ने सिखाई है हमें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ान नाता हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है रमज़ान नाता। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप नाता फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और उसके साथ साथ उनके एक हेल्थ केयर सेंटर, शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आँखों का इलाज कर रहे हैं। आप कराची में, अंदरूनी सिंध में आप काम कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं हम, और उनकी ज़िंदगी हवाले से भी बात कर रहे हैं कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही शोबिस का जिक्र किया था, तो उनका शोबिस में भी कुछ रहा है ताल्लुक़, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो रमज़ान नाता साहब, शोबिस से आपका ताल्लुक़ रहा है, कैसे ताल्लुक़ रहा, कैसे, और मतलब किस शौक़ था आपका, या फिर बस देख लिया ये भी कर लेते हैं? नहीं, ये असल में हमारे भाई जो थे असलम नाथा जी, उन्होंने 1986 में पिक्चर मस्ती खान शुरू की, और मेरा वो पीरियड जो है स्कूल का था, मैं 8वीं जमात में था, और बस भाई के साथ लगे, तो बस फिर वहाँ से उस बिज़नेस को वसी करते चले गए, और उसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई नाथा फिल्म्स के नाम से, और तकरीबन मैंने 52 फिल्में जो हैं सिंध बलोचिस्तान जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया, और नशेमन सिनेमा मैंने जो है असद साहब होते थे उनका सिनेमा था, मैंने उनसे ठेके पे लिया, और वो सिनेमा रन करते रहे, और उसके बाद फिर वो सिनेमा हमारे भाई ने परचेज़ किया, और आज भी वो हमारे भाई की मिल्कियत है, नशेमन सिनेमा कराची के अंदर जो है। तो इस तरह हमारी जर्नी रही, और 1992 के अंदर जो है, मैं उस वक़्त इंडस्ट्री कराची की बिल्कुल बंद हो गई थी, तो हमने और गफ़ार भाई दाने वाले जो हैं उन्होंने फिल्म रीना रॉय और मोहसिन हसन खान की शुरू की, कास्ट वाली पिक्चर राज के नाम से, और मैंने फिल्म शुरू कर दी इंडस्ट्री, यहाँ कराची इंडस्ट्री को, आर्टिस्टों को सपोर्ट करने के लिए आज का दौर, जिसमें मैंने नए कास्ट की, मेरे पास टोटल अरशद महमूद सिंगर को एज अ हीरो हमने ले लिया, इसी तरीके से शकील सिद्दीकी जो कॉमेडियन है जिनको बाहर इंडिया में भी अवार्ड मिला, तो वो पहली पिक्चर ही उन्होंने मेरी जो है आज का दौर उन्होंने की। तो इस तरह वो फिल्म हमने जो यहाँ बनाई, और माशाल्लाह उसने जो है बहुत सारे अवार्ड भी लिए, और वो बहुत कामयाब भी रही। लेकिन फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का आया, मेरी शादी हो गई 93 में, और फिर मैं गारमेंट्स इंडस्ट्री से जो है मेरा ताल्लुक़ हो गया, तो निटिंग मशीन्स और ये मैं टी शर्ट्स और इसके ऊपर मैं काम करता रहा, तो बाहर एक्सपोर्ट ऑन स्क्रीन आपने काम किया? मैंने ऑन स्क्रीन नहीं, मैंने एज अ प्रोड्यूसर किया, लेकिन मैं सारे शोबों से गुजरा, चाहे वो एडिटर सईद खान थे जिन्होंने बहुत 70s के टाइम पे नदीम साहब की, मोहम्मद अली साहब की पिक्चरें, तकरीबन उन्होंने 176 पिक्चरें एडिट की होंगी, और जुल्फी जो हैं एडिटर वो भी उनके शागिर्द थे। तो मैंने उनके साथ किया, कमाल साहब थे म्यूजिक डायरेक्टर, उसने मेरी पिक्चर का, तो मतलब वो सीनियर्स के साथ मुझे मैडम नूरजान के गाने, और ये तो मतलब मुझे एक उसमें भी बहुत शोबिज़ में हाई प्रोफाइल लोगों से जो है हमारे बड़े सरमाए मेहदी हसन साहब, और ये मुझे उनके साथ मिलना बैठना मुझे शर्फ मिला उनसे, और मैंने बहुत कुछ उस इंडस्ट्री से सीखा। तो कभी दिल भी नहीं किया कि मैं ऑन स्क्रीन खुद अपनी पिक्चर में या मूवी में काम कर रहे हैं, ऐसा दिल भी नहीं? ऐसे मुझे हुआ नहीं, मुझे तो बल्कि वहाँ एवरन्यू स्टूडियो के अंदर मुख्तलिफ ऐसे ऑफ़र हुई कि तुम, और मेरी उस वक़्त यंग एज थी बिल्कुल, मतलब मैं 23 इयर्स मेरी एज होगी, तो मैंने जो है ना कभी उस तरफ मैंने आर्टिस्ट होने के हिसाब से नहीं, मैं पर्दे के पीछे काम करता था। तो मतलब सिर्फ आपने एज अ प्रोड्यूसर अभी तक शोबिस में काम किया, या फिर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग या स्टोरी? डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हो, मैंने 52 पिक्चरें रिलीज़ की, मैं एग्जीब्यूटर रहा, नशेमन सिनेमा जो है उसे चलाता रहा, एग्जीब्यूशन भी मैं करता रहा, और प्लस जो है मैंने प्रोडक्शन भी की उसके अंदर। अच्छा, अभी 2020 के बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इतना असर पड़ा है लॉकडाउन के बाद, उसके बाद जो हमारे इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके जवान बाहर जा रहे हैं,
उस हवाले से उनको आप क्या कहेंगे कि जाएं मुल्क में डॉलर भेजें या फिर इधर ही रहकर कुछ करें? मैं इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ जी। आपके व्यूवर्स को कि ये एक पाकिस्तान का अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा स्टूडेंट जिसके पास रिसोर्सेज हैं जी, वो तो बाहर जा रहा है, लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उसे मैं फूड पांडा पे देख रहा हूँ, मेरे नाथा फाउंडेशन में बोरियां भर के सीवियां पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके लिए कोई यहाँ मौके और अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई वो इस वक्त इंडस्ट्रीज लगाने के बजाय सियासी भर्तियां करके नाअहल लोगों को लाके और इस वक्त पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है। जो आहल हैं वो बेरोजगार बैठे। हाँ, और जिनके अंदर मेरिट के ऊपर उनमें एबिलिटीज हैं, जो बाहर जो चले गए हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज ने भी कर्जे लिए हुए हैं या उनको भी आगे फेस करना है। जवान बहनें बैठी हुई हैं कि बच्चा पढ़ जाएगा, माँ बाप ने कर्जा लिया और अब वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, उसको जॉब ही नहीं मिल रही, वो क्या करेगा। बहुत सारे सुसाइड केस हो रहे हैं, जो बल्कि पढ़े लिखे बच्चे जिनकी फैमिलीज भी सही हैं और उनके पास भी अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो नशे में पड़ गए हैं। आपके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त, बच्चा यहाँ का कहाँ खड़ा है, तो वो हमारे यहाँ की पॉलिसीज पे है। आप अभी देख लें कि महंगाई के हवाले से इस वक्त पेट्रोल पे भाव कम हुआ है, आपका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, आपकी रोटी कम नहीं हो रही है जी। आटा कम हो गया तो भाई रोटी भी तो आप कम करो, पेट्रोल कम हो गया है, किराए कम करो, दूसरी मसनूआत है उसको एसडीएम डीसीज वो काम कर ही नहीं रहे, एसीज वो काम कर ही नहीं रहे, जाके के ग्रास रूट पे जाएं और लोगों को मुस्तफीद करें, तो वो सारे बस क्योंकि दे के लग रहे हैं, दे के पास हो रहे हैं, दे के लग रहे हैं, पॉलिटिकल असर रसूख से पोस्टिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने तो अपने आकाओं को खुश करना है, अवाम को खुश नहीं करना। तो आप इन स्टूडेंट्स को क्या कुछ मैसेज देंगे इन स्टूडेंट्स को कि भाई हार ना माने, दिल ना हारें? नहीं, हमें हारना नहीं है, क्योंकि आप देख लो कि बाहर जो, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे डोनर्स भी हैं, मेरे एनजीओज में इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पसे पर्दा समझें, वो मेरी बैकबोन की तरह खड़े हैं। 50 इयर्स 45 इयर्स बाहर रहे, यूएसए में रहे, उनके गैस स्टेशन हैं वहाँ पे, उनके बड़े वहाँ बिजनेसेस दूसरे हैं, तो भी जो है वो कुछ भी जो है आके फिर पाकिस्तान आ रहे हैं। भाई क्यों? बोला बस वो हम वहाँ कमा चुके, वहाँ जिंदगी सिर्फ पैसा बनाना और वो है, अब आ गए हैं वही पुरानी, वही जहाँ से चाट मिलती थी वही खा रहे हैं, वही पुराने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, उसी गलियों में, उसी जगह पे वो एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा है, हालांकि इस शहर कराची में मोबाइल फोन छिन रहे हैं, एक 500 रुपए एटीएम से निकाल रहे हैं तो गोली मार के वो भी छीन रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है, लेकिन तो भी वो बाहर का आदमी घूम के वापस आ रहा है। तो इस वक्त यंगस्टर हमारा चला गया कि इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन घूम के आपने वापस आना है, क्योंकि ये मट्टी के सौदे हैं और ये मट्टी का ही पुतला है, हकीकत। तो हमने घूम के आना है। लेकिन अल्लाह ताला ने जहां तक जिसकी जहां खाना पीना दाल रोटी लिखी हुई है तो वो ऐसा रहेगा, लेकिन आप बाहर रह के भी है ना वो उस पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूर काम करो। मैं एक मैसेज ये जरूर कहूंगा, आप भले बाहर, आपके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप डिसार्ट हो चुके हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपके दादा परदादा उनकी कब्रें इधर हैं, आप अपने रिलेशन यहाँ छोड़ के चले गए हो, और परदेश में जो रहता है ना तो उसे पता है परदेश है, कपड़े भी खुद धोने हैं, सब खुद करना है, उसको अपने मुल्क, और बिल्कुल अपना कचरे का डब्बा, अपना बाथरूम और ये सब कुछ खुद करना है। और एक एज फैक्टर होता है और वहां कुछ हद से ज्यादा आजादी है, फिर नस्लें खराब हो जाती हैं। हकीकत है। अच्छा, अभी माशाल्लाह से कुर्बानी के दिन करीब हैं, माशाल्लाह से ज़िलहज का चांद भी आ गया, अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। तो इस जो एक अलमिया बन गया है कि मैं एक 10 लाख का जानवर लाया तो मैं 20 लाख का लाऊंगा, फिर मैं 30 लाख का ला रहा है, वो एक उधर 50 लाख का ला रहा है, तो ये क्या हम कुर्बानी के चक्कर में हम कहाँ जा रहे हैं? हम असल में जो है ना, सबसे पहले तो मैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जो है वो अक़द भी आ जाता है, सुभान अल्लाह, तो उसकी सबको मुबारकबाद इस बात की, सुभान अल्लाह। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ कुर्बानी के लिए, तो वो तो वाज़े तौर के ऊपर है कि ना अल्लाह ताला को उसका गोश्त जाता है, ना उसका खून जाता है, और एक ये सुन्नत इब्राहिमी जो है हम पूरी कर रहे होते हैं।
और इसमें दिखावे का नहीं है, जो शरई तौर पे कहा हुआ है, इसमें कोई पैसों का मामला नहीं है। लेकिन ये हमारे भटके हुए लोग जो शो ऑफ है कि अच्छा मेरी बावज 2 बकरे लाई है तो हम तो 4 बकरे काटेंगे, इन चीजों से हमने बाहर निकलना। एक्चुअली इसको प्रमोट जो कर रहे हैं जी, तो वो एक्चुअली अंदर की खलिशें, आपस का इत्तेफाक नहीं है। फैमिलीज एक दूसरे को दिखाने के लिए वो यूजुअली इसके अंदर ऐसे कर रही है। मैं ज्यादा जिम्मेदार जो है उसके अंदर तो मैं इस बात को वही रखूंगा। और प्लस जो है ये हमें कुर्बानी का जज्बा देती हैं और ईसार का जज्बा हज होता है। अल्लाह ताला के घर के अंदर समझें एक किस्म का मेला लगता है और उसके सम्राट जो हैं फिर सबको बंटते हैं। तो है तो सिलसिला ऐसा, और याद करना चाहिए हमें, क्योंकि ये फिर 8 जिलहज आ जाता है। तो जब हज का महीना शुरू होता है ना, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ, सही है ना। तो जब कहते हैं ना कि हज, अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हज पे जैसे जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे साथ जिन्होंने मेरे काम किए हुए हैं डिफरेंट फील्ड के अंदर, तो वो जब कहते हैं तो मुझे वो याद आ जाता है कि 8 जिलहज को मौला हुसैन से कहा जाता है कि आप चले जाएं जी, आपका यहाँ कत्ल कर दिया जाएगा और आपका खून अगर बैतुल्लाह में गिर गया तो बहुत खराब हो जाएगा, और आप हज नहीं करते हो और चले जाते हो करबला के लिए। तो मुझे पता नहीं क्यों वो एक मेरे सेंटिमेंट्स हैं। और ऐसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत आ जाती है जी, जो पहले सफीर थे और कूफा जाते हैं और उनको शहीद कर दिया जाता है। और ऐसे ही उनके 2 माशाल्लाह उनके बच्चे जो हैं वो कई रिवायात के अंदर, कई 9 जिलहज है और कई रिवायात के अंदर ईद का रोज़ है। तो वो जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम, उनके एक 7 साल के और 9 साल के, उनके भी सर काट के और दरियाए फराद में फेंक दिए जाते हैं। तो कुछ अलमिया तो ऐसा ही है, ये हज के महीने में कुछ सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं। और इसी तरह 18 जिलहज को बड़ी खुशी हो जाती है, मन कुंतुम मौला फाजा अलीउन मौला। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अच्छा, 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, तो इस फ़लस्तीन से की तरफ से हमास का अटैक हुआ, उसके बाद इसराइल का 12 चलता जा रहा है अटैक, जेनोसाइड का दावा कर रहा है, नस्लकशी कर रहा है इसराइल। तो उसमें एक आम मुसलमान का क्या किरदार होना चाहिए, और एक इन्फ्लुएंसर या कोई पॉलिटिशियन, उनका क्या किरदार होना चाहिए इसमें? क्या आपकी नज़र में क्या बरोज़ मेशर, क्या हम इसका आम इंसान जो, क्योंकि हर किसी के पास अगर सेलफोन है तो वो इन्फ्लुएंसर है, वो पोस्ट भी डाल सकता है, ट्रेंड भी चला सकता है, क्या आम इंसान भी जवाबदेह है या सिर्फ सियासतदान पॉलिटिशियन जो हुकूमती सतह पर हैं वो जवाबदेह हैं? असल में कुछ बीज हमारे अंदर जो है ना वो डाल दिए गए हैं। हम दोनों चीज़ों को देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, हम कश्मीर को देखते हैं जी, और इसी तरीके से हम इसराइल को देखते हैं। लेकिन ये बीज कहाँ के हमारे अंदर डले हुए हैं, गलत हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों तरफ बच्चे, औरतें मर रहे हैं। एज अ मुस्लिम हम उस जनूनियत को तो नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम, इंसान मर रहा है इंसान पर। और इसमें जितने भी ममालिक हैं उन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए, ना कि हम मुस्लिम्स। यूजुअली आप सोशल मीडिया पे कि मुसलमान ममालिक को ऐसे करना चाहिए, हमारे फौज के लिए कहते हैं कि वो हमला कर दे, बहुत आम लोग कहते हैं कि वहाँ जी इसराइल पे हमला कर दो। लेकिन इसमें जो है ग्लोबली तमाम ममालिक बैठ के इस मसले का हल किया जाए जिसमें बेगुनाह मासूम लोग नहीं मरे। और ये पैसिफिक एक माइंड सेट है, ये एक इसमें, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे चला जाता हूँ, अब यहूदियों के माइंड के अंदर है, अब मुस्लिम्स के माइंड के अंदर तो हमारा जी किबला अव्वल है जी, ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर्टी है। फ़लस्तीन पुराना मुस्लिम कंट्री है। ऐसे ही यहूदियों को अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए भी कहा है, वो भी एक हकीकत है जी, कई अंबिया कराम भी हैं वहाँ पे, और बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके अकीदे के हिसाब से जो है वहाँ ताबूत सकीना है और ये हैकल सलेमानी हटे, ये हमें बता रहे हैं। लेकिन इस दफा का जो ये हमला हुआ और ये जो इस वक्त हो रहा है, मेरी निगाह जो है, मेरी पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन वो ये कह रही है कि इन्हें जो है ये बात है कि यहाँ से जो है खासकर अमेरिका को, कि यहाँ से जो है वो जुल्कुरनैन का जो वाकया है कि यहाँ से रास्ता है
प्लैनेट्स में, अलहदा प्लैनेट्स में जाने का, क्योंकि नबी सरकार भी मेराज पे यहाँ से गए हैं। जुल्कुरनैन ने भी अगर दुनिया का सारे जहान का जो रास्ता तय किया है तो यहाँ से, तो वो उसको सर्च कर रहा है, वो उस पे काम कर रहा है। तो ये पैसिफिक जितनी भी तंजीमें बनी हुई हैं, चाहे वो एजेंसीज इंटरनेशनली दूसरे ममालिक की हों या मुस्लिम हों, ये इनकी फंडिंग किन लोगों की है और उनके सिरे जाके कहाँ मिलते हैं। और लेकिन छुरी तो वही मजलूम लोगों के, हाँ, उनके ऊपर पड़ती है, चाहे कहीं भी किसी भी रंग के अंदर हो। अभी आप अलमिया देख लेंगे, बेचारे 100% हमारे पैसे बढ़ा दें और अमीर आदमी कह रहे हैं यहाँ मुल्क के अंदर हमारे कि 100% बढ़ जाए और 10% गरीबों के बढ़ रहे हैं। जो शाह खर्च हैं इस वक्त, उनके कितने पैसे बढ़ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ रही हैं। अभी के ये जो बजट आने वाला है इसमें आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है और गरीब आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। तो चुरी तो ऐसे मजलूमों के ऊपर ही रही है। जी, हकीकत है। अच्छा, अभी बीच में फिर ईरान का भी अटैक हुआ इसराइल पर, और पहले ईरानी एम्बेसी पे इसराइल ने अटैक किया, उसके बाद ईरान ने जवाब दिया, उसके बाद ईरानी सदर का दौरा हुआ यहाँ से, और उसके बाद फिर ईरानी सदर शहीद हो गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। तो इस सवाल से क्या कहेंगे आपके, क्या अकेला ईरान ही इसराइल से लड़ रहा है या ईरान के साथ और मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं? असल में अगर आप देखो तो रिजल्ट क्या आया, अगर हम देखते हैं ईरान ने उसको जवाब दिया, उसका रिजल्ट क्या आया? आया जंग बंदी हो गई, आया मुस्लिम ममालिक उनके साथ एक साथ हो गए। रेजिस्ट है ईरान ने इस वक्त जो किया, वो रेजिस्ट किया। और पसे पर्दा तो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो अंदर अंदर मतलब साथ हैं कि जी गलत हो रहा है। मैं तो इस वक्त दोनों जगह के इंसानों के हवाले से कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, इंसान मर रहा है और इसमें जो है हर किसी को रोल प्ले करना चाहिए। और ये जो हुआ काउंटर के अंदर उनके सदर के लिए, ये भी गलत हुआ। ये शायद हो सकता है कि हमारी तीसरी आलमी जंग की तरफ की शुरुआत हो जाए, क्योंकि ये हमारी सऊदीया में भी हमारे जो हैं 52 मुल्कों की फौजें तैयार हुई हैं मुस्लिम्स, लेकिन वो बेचारे इतने से यमन के लिए वो पेट्रोल की लड़ाई के ऊपर खड़ी हैं। तो भाई यहाँ तो रोल प्ले करो ना। हमने रोटी नहीं खाई है, हमने एटम बम बनाया है, तो भाई चला दो ना, फिर एक तरफ तो करो ना, कोई रिजल्ट तो हो ना, मसले का हल तो हो। तो लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये डॉलर्स बनाने, फंड्स बनाने, और इसके पीछे वही पैसे का सारा सर्कल आ जाता है, इकोनॉमी, पैसा, बस जीडीपी, यही बात है। तो मतलब इसमें आपने मुझे वाज़ेह बताया नहीं कि एक आम इंसान को फ़लस्तीन और इसराइल में क्या किरदार अदा करना चाहिए, और हुकूमत सतह पर क्या आवाज़ उठानी चाहिए आम इंसान? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, और ये आवाज़ें तो नहीं बंद होनी चाहिए, बिल्कुल। ये इसके लिए तो और प्रेशर जो है ये हमारे रोड्स ब्लॉक करके जी, इस पे भी मैं नहीं करने चाहिए हैं, उसका रुख सही होना चाहिए, चाहे किसी किस्म के भी हों। जैसे मैं अभी आ रहा था आपकी तरफ, तो मैं फंसता हुआ आया हूँ, ये लसबेला और पटेल पाड़े की तरफ जो है वो बिजली के लिए जो है लोड शेडिंग के लिए जो है वो रास्ता बंद किया हुआ था। भाई आप डिफेंस में उनके वहां चले जाओ, आप जो उनके जो जीए हैं उनके यहाँ चले जाओ, उनके घरों पे जाके आप धरना दे दो ना। जाके आप एक बेचारे एम्बुलेंस में मरीज को तंग कर रहे हो, डिलीवरी के लिए जा रही है, वो गाड़ी में फंसी हुई है, कमाल जाहिलत है। एक हम परेशान और एक साथ में फिर इस तरीके का आलम। तो ये मूवमेंट करने का भी हमें अपनी जो है तमाम जो हमारे यहाँ सफारत खाने हैं उनके पास, हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ की एनजीओज, वो जाके जो हैं उनके पास रिसीव करवाएं करारदाद के तौर के ऊपर कि आप इसमें सालिसी का किरदार अदा करें, और दोनों तरफ लोग मर रहे हैं। आप उसमें मजहब को एक तरफ रखते हुए और आप उसको, लेकिन प्रॉपर आपका एक्चुअली लीड नहीं हो रहा है। हम फोटो सेशन, हम सोशल मीडिया पे हमने हमारा फर्ज पूरा कर दिया, हमने डीपी अपलोड कर दी और हमने हमारा, हालांकि ऐसा है नहीं, इस तरीके से है नहीं। हमें प्रॉपर तरीके का, आप सफारत खानों पे चले जाएं, दुनिया के तमाम सफारत, कि आप इसमें सालिसी का रोल अदा करें, और जब नहीं हो रहा है तो आपकी करारदादें जो वहां होती नहीं है मंजूर, आपके खुद के मुस्लिम ममालिक ही उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो सारी चीज तो जाहिर हो जाती है। क्योंकि करबला के वाक़े के बाद 2 मजहब रह गए। आप
हुसैनियत पे हैं या यजीदियत पे हैं, बेशक, बेशक, स्ट्रेट बात जो ये है। और ये ज्यादातर जो हैं वो वक्त के आने वाले दज्जाल के सामने जो हैं वो झुकने वाले लोग, गुलाम ज़हनियत के लोग, वो आपको दिखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें दज्जाल जैसे फितने से महफूज अता फरमाए और हमें अल्लाह पाक हज़रत ईसा और हज़रत मौला इमाम मेहदी की फौज में शिरकत की नसीब अता फरमाए, आमीन। अच्छा रमज़ान नाता साहब, आखिरी पब्लिक मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं मतलब कहना चाहूँगा कि अपनी नस्लों को जो है ना वो एक मुस्बत सोच दें। आज मनफी सोच जो है उसके ऊपर सबका महवर है। मैं यूजुअली देखता हूँ, और जो मुस्बत सोच रखेगा तो वो तामीरी सिलसिला होगा और पाकिस्तान से डिसहार्ट नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि हमें पाकिस्तान क्या देता है, हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। हमारी सोच ये होनी चाहिए। 100 किस्म की चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम में रह के और उसकी फाइट करनी चाहिए और हमें हमारे पाकिस्तान को खोखला नहीं करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान नाता हमारे साथ मौजूद थे। आप सोशल वर्कर हैं, आप नाता फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, उनके साथ उनके बाद काफ़ी और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके, उनकी ज़िंदगी हवाले से, डेली लाइफ रूटीन और उनकी जो पिछली ज़िंदगी गुजरी उस हवाले से भी हमने बात की, करंट अफेयर्स के बारे में भी बात की। बहुत मज़ा आया मुझे। बिलाल हुसैन और रमज़ान नाता साहब को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।